नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र IAS चैनल पर हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो लाए हैं बुंदेलखंड रियासत पर, जिसमें चंदेला राजवंश की स्थापना किसने की, इस पर हमारा चर्चा होगी। अब आप देखें कि बुंदेलखंड रियासत, चूंकि आपके सिलेबस में मध्य प्रदेश की सभी राजवंश हैं, तो प्री प्लस मेंस दोनों में ये काम आता है। और चूंकि मध्य प्रदेश के राजवंश है, इसलिए मध्य प्रदेश में इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बुंदेलखंड जो रियासत है वो चंदेला काल से लेकर कैसे बुंदेला राजाओं तक पहुंची और इसका नाम जो है बुंदेलखंड रियासत पड़ा। जो क्षेत्रफल है बुंदेलखंड, जो आप कहते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका वीडियो हमारे चैनल पर डाला है, वो आप जाके देख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक ये रियासत बना, कैसे एक ये राज्य बना और कैसे एक ये स्वतंत्र राज्य बना, किसके अधीन बना। तो सबसे पहले ये चंदेलाओं के अधीन बना और फिर धीरे धीरे होते हुए बुंदेलाओं तक पहुंचा। महाराज छत्रसाल यहाँ हुए, वीर सिंह बुंदेला हुए। इन सब का हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बुंदेलखंड रियासत किसके अधीन रही। एकदम से तो बनी नहीं, ये बाद में आती है। तो चूंकि सबसे पहले जो यहाँ पर कंट्रोल था, तो यहाँ पर कंट्रोल सबसे पहले या विदिशा तक ये क्षेत्र आता था, जिसको हम दशार्ण बोलते थे। विदिशा तक का क्षेत्र भी बुंदेलखंड में आता था भौगोलिक दृष्टि से, तो दशार्ण का भी कुछ भाग यहाँ पर आया करता था। हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद से, यहाँ से सिस्टम यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल से पहले हम मौर्यों का शासन था। चूंकि मौर्यों का शासन आपको पता है पूरे भारत में ही था, सम्राट अशोक का शासन। तो उत्तर वैदिक काल में संपूर्ण क्षेत्र पर मौर्यों का शासन था। उसके बाद मौर्य के बाद कौन आया यहाँ पर? शुंगों का शासन हुआ। मौर्य के बाद शुंगों का शासन हुआ। आगे देखें, शुंगों के बाद जो इस क्षेत्र में आते हैं, क्रम से लिख लें, फिर आपको पता है गुप्तों का शासन था। ठीक, तो गुप्तों द्वारा भी इस क्षेत्र पर शासन किया गया और यहाँ का प्रशासन संभाला गया। और इसका पुख्ता सबूत जो है मिल जाता है आपके, एक जगह है यहाँ पर जो MP में नहीं पड़ती है, UP में पड़ती है। उस जिले का नाम है ललितपुर। ललितपुर, उस जगह का नाम है ललितपुर। अपने आप में एक जिला है उत्तर प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले और शिवपुरी जिले के बीच में पड़ता है। यहाँ पर ललितपुर जिले में एक जगह है देवगढ़, जहां पर दशा अवतार का मंदिर है। आपने बहुत सुना होगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है दशा अवतार। ठीक, दशा अवतार मंदिर पूछा जाता कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और अक्सर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गुप्तों ने शासन मध्य प्रदेश में किया, तो जनरली जो है वो दशा अवतार मध्य प्रदेश में टिक कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। दशा अवतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, ये पूछा जाता है और ये टिक आंसर करते हैं। क्योंकि ललितपुर मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो बच्चों को लगता है कि दशा अवतार मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, और ये गलती कर देते हैं। ये है ललितपुर में, देवगढ़ में। ललितपुर के देवगढ़ में। ललितपुर अपने आप में एक जिला है UP का, याद रखें। तो ये गुप्तों ने बनाया था, तो इस बात का यहाँ प्रमाण मिलता है कि गुप्तों ने भी इस क्षेत्र पर जो है शासन किया है। अब आगे हम बढ़े गुप्तोत्तर काल में। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल में हम आते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में भी यहाँ अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। उसको जरा हम देख लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में यहाँ पर किस किस ने शासन किया है। तो गुप्तोत्तर काल में यहाँ पर सबसे पहले जो है मौखरी वंश ने शासन किया। मौखरी वंश ने शासन किया। मौखरी वंश के शासन के बाद यहाँ कलचुरी वंश ने शासन किया।
कलचुरी वंश ने शासन किया। कलचुरी वंश के बाद यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारा वंश ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहारा वंश ने शासन किया और ये अंतिम शासन इन्होंने किया। और गुर्जर प्रतिहारा वंश के ही सामंत जो थे वो चंदेल थे, और बाद में इन्होंने अपनी जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि गुप्तोत्तर काल के बाद मौखरी वंश, कलचुरी वंश और गुर्जर प्रतिहारा वंश के सामंत के रूप में चंदेलों को माना जाता था, और बाद में इन्होंने ही जो है नन्नुक के अंतर्गत जो है चंदेल वंश की स्थापना की। लेकिन अभी ये स्वतंत्र शासक नहीं बने। स्वतंत्र शासक यशोवर्मन के बाद बने। नन्नुक से लेकर हर्ष तक जो है वो अधीन शासक के रूप में रहे, स्वतंत्र शासक नहीं हुए। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी। तो अब हम जो अगला प्रश्न ले लेते हैं वो ले लेते हैं चंदेला वंश की स्थापना। यहां से हमने बेस जमा लिया और अब बेस के बाद हम आते हैं चंदेला राज्य की स्थापना। यही हमको आपको बताना था, यही यहां से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चंदेला राज्य की स्थापना। चंदेला राज्य की स्थापना, ये चीज हमने एक हेडिंग के रूप में डाल ली। अब हम देखते हैं कि चंदेला राज्य की स्थापना किसने की। तो चंदेला राज्य की स्थापना किसके टाइम में हुई, ये प्रश्न आता है। ये बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि नन्नुक ने की, पढ़ लिया, ये सफिशिएंट है। नन्नुक ने तो की है स्थापना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नन्नुक ने नहीं की है। नन्नुक नहीं की है, लेकिन टेन्योर देखिए, टाइम पीरियड क्या है, हर्षवर्धन का शासन है। उस समय पर जो व्यक्ति कन्नौज में शासन करता है, जो व्यक्ति कन्नौज का शासन करता है, कन्नौज जो राजधानी थी, जो कन्नौज का राजा है, वही पूरे देश का राजा माना गया। और हर्षवर्धन अंतिम केंद्रीयकृत राजा माना जाता है जिसने पूरे भारत पर राज्य किया। उसके बाद से ये बिखर गया। उसके बाद से ये काम फिर मुगलों के समय हुआ, जब अकबर ने पूरे क्षेत्र पर, भारत देश पर कब्जा किया। तो ये अशोक के बाद से हर्षवर्धन आप कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक कह सकते हैं, जो सेंट्रलाइज सत्ता, केंद्र की सत्ता का किंग था। कन्नौज राजधानी थी, गढ़ था जिस पर हर्षवर्धन का कब्जा था, जो गुर्जर प्रतिहारा वंश का था। यहां पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, हर व्यक्ति कन्नौज की गद्दी पाना चाह रहा था, जैसे आज हर व्यक्ति जो है दिल्ली की गद्दी पाना चाहता है। आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं, वो पूरे भारत को चला रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे थे, हो सकता है इसके बाद कोई और दिल्ली की गद्दी बैठे। तो दिल्ली देश की राजधानी, तो कन्नौज इस प्रकार से जो अखंड भारत उस टाइम पे हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड था, इस पे जो शासन करता था उसकी राजधानी कन्नौज थी। दिल्ली राजधानी जो है बनती है मुगलों के समय पर, वो भी आपको जब आगे आगे हम सीरीज करेंगे तो चलेंगे। तो कन्नौज हमारा सेंट्रल था। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, इसकी चर्चा हम हिस्ट्री वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किसके बीच हुआ, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, एक तो गुर्जर प्रतिहारा थे, यहां हम इसको देख लेते हैं। एक तो गुर्जर प्रतिहारा थे, दूसरे आपका पाल थे जो बंगाल में कब्जा करते थे, और तीसरे आपके राष्ट्रकूट थे जो दक्षिण में कब्जा करते थे। सॉरी, दक्षिण में जो राज करते थे, अजंता की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने ही बनाई है। ठीक है, पाल वंश जो है बंगाल में था, या आप कह सकते हैं दक्कन में, महाराष्ट्र के सेक्शन को दक्कन बोला जाता है, दक्कन में थे। गुर्जर आपको उत्तर में थे। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगातार 200 वर्षों तक चला, कोई छोटा मोटा 200 वर्षों तक चला, और इसमें किसी की हार जीत नहीं हुई। फाइनली गुर्जर प्रतिहारा वंश का ही जो है यहाँ पर डोमिनेंस रहता, हर्षवर्धन। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं इसी संघर्ष में, 6वीं शताब्दी में है, और इसमें हम आगे जाके जब देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के आसपास जो है
प्रतिहारों के ही आपके सामंत जो थे चंदेल थे, मैं पहले बता चुके हैं आपको। प्रतिहारों के ही सामंत आपके क्या थे? चंदेल थे। ये 9वीं शताब्दी की बात हो रही है और यहीं पर जो है ये अपने राज्य की स्थापना नन्नुक साहब करते हैं। देखिए, अब हम डाल लेते हैं कि नन्नुक ने स्थापना कब की। 1831 ईस्वी। 1831 ईस्वी में नन्नुक ने जो है चंदेल वंश राजवंश की जो है नींव डाली। खजुराहो के जो लक्ष्मण मंदिर है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं चर्चा का विषय है, G20 अभी यहां पर हुआ है। लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, ये 2 अभिलेख की चर्चा कर चुके हैं हम, तो नोट डाउन कर लेना इसको आप। एक दशावतार मंदिर गुप्तकालीन ललितपुर के देवगढ़ में, लक्ष्मण मंदिर अभिलेख खजुराहो में के जो अभिलेख है, इसमें नन्नुक ने आपको नृप कहा है, नृपपति कहा है, महीपति कहा है, तीनों नाम उसने सभी लेख में कहे, जो बताता है कि राजा, नृप मतलब राजा, तो उस क्षेत्र का जो उसने अपने आप को राजा बताया है और ये उपाधियां उसने धारण करती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, नन्नुक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्योंकि हर्षवर्धन के बाद का जो एक डार्क पीरियड हिस्ट्री में मिलता है, उसके बाद हमको जो है आगे चीजें मिलती हैं। जब फिर से तराइन का युद्ध होता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी मिलता है, तो बीच का जो ये एक डार्क पीरियड है, तो इसमें ही जो है चंदेल वंश ने अपने आप को थोड़ा डेवलप किया। हालांकि तो डार्क पीरियड नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि वो सत्ता कमजोर हुई हर्षवर्धन की, तो ये इन्होंने अपने आप को पुट ऑन किया, आगे बढ़ाया। और नन्नुक के पश्चात, नन्नुक से लेकर हर्ष तक, हर्षवर्धन नहीं, ये हर्ष इनके ही एक शासक के नाम बताएंगे, तो नन्नुक से लेकर हर्ष तक जो ये शासन रहे, नन्नुक से लेके जो हर्ष तक का शासन रहा है, वो शासन जो है नन्नुक से लेके हर्ष तक का जो शासन रहा है, वो प्रतिहारों के अधीनस्थ राज्य का विस्तार किया। परंतु जो हर्ष के पश्चात जो शासक आए, उन्होंने चंदेल वंश के शासक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। मतलब थोड़ा समझें आप, नन्नुक ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो की, कंफ्यूज आप लोग यहां हो जाते हैं, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। नन्नुक टू हर्ष, ये प्रतिहारों के अधीन ही जो है स्वतंत्र सत्ता चलाते रहे। लेकिन हर्ष के बाद जो शासक आए, यशोवर्मन आए, इसकी चर्चा करेंगे इसी क्रम में हम। यशोवर्मन आए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हम सवरेन हैं, हम किसी के अधीन नहीं है। जैसे भारत एक सवरेन है, और भारत जब अंग्रेज थे तो कभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, लेकिन भारत में आप देखिए कि चुनाव होने लगे थे, सत्ताएं होने लगी थी, लेकिन किसके अंदर? ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत, आप ऐसे समझ लीजिए। तो नन्नुक से लेकर हर्ष तक ये शासन जरूर करते रहे, लेकिन इनके ऊपर प्रतिहारा शासक था जिसकी अधीनता ही स्वीकार करते थे, हालांकि अपना स्वतंत्र राज्य चला रहे थे। लेकिन यशोवर्मन जब आए तो उन्होंने अपने आप को कहा कि हम पूर्ण स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं है, हम अपना विस्तार अपने हिसाब से करेंगे। तो नन्नुक टू हर्ष, इसके बीच के जो शासक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। नन्नुक के बाद जो आते हैं वाकपति आते हैं, उसके बाद जय शक्ति या जजाभुक्ति आते हैं, जिनके नाम पर ही खजुराहो का नाम जजाभुक्ति पड़ता है। दूसरा, उसके बाद राहिल आते हैं, हर्ष आते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस क्रम में आगे राजा जो है नन्नुक के बाद, वो हैं आपके वाकपति। नन्नुक के बाद जो शासन करते हैं राजा, वो वाकपति हैं, उनकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। एक क्रम यहां आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से यहां क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। देखें, एक क्रम बता देते हैं। नन्नुक,
वाकपति, जय शक्ति, या इनको ही जो इनका ही दूसरा नाम था वो था विजय शक्ति। विजय शक्ति, और इनके नाम पर ही जो है जजाक भुक्ति नाम पड़ा था, और उसके बाद राहिल, राहिल के बाद हर्ष। इसके बाद यशोवर्मन आते हैं जिन्होंने आपको स्वतंत्र शासक किया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 शासक हैं जो प्रतिहारों के अधीन अपना कार्य करते रहे। इसके बाद यशोवर्मन के बाद से जो है इन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक स्थापित कर लिया। वाकपति की हमने कहा था हम चर्चा करेंगे। वाकपति का टेन्योर हम देखें यहां पर 848 से 865, 848 से 835, और नन्नुक ने स्थापना की 831 से 848 तक नन्नुक रहे। ठीक, तो नन्नुक कौन थे, वाकपति के पुत्र थे। ठीक, इसने अपने शासन काल में अवंती, अवंती मतलब उज्जैन पर आक्रमण किया और विजित करने का प्रयास किया, कर नहीं पाया, कोशिश किया आक्रमण करके। और वाकपति के बारे में जो जिक्र है वो मऊ प्रस्तर अभिलेख है। ये मऊ जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। मऊ प्रस्तर अभिलेख झांसी जिले के अंतर्गत एक तहसील है। मऊ प्रस्तर अभिलेख के अंतर्गत, मैं थोड़ा उसमें पेन चेंज कर लेता हूं तो समझाने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, मऊ प्रस्तर अभिलेख के अंतर्गत वाकपति का हमको जो है जानकारी प्राप्त होती है, और 865 में वाकपति की मृत्यु हो गई। तो वाकपति ने ज्यादा कुछ किया नहीं, नन्नुक ने सिर्फ एक ही काम किया, संस्थापक है। वाकपति उनके पुत्र थे जिनका मऊ प्रस्तर अभिलेख में जिक्र मिलता है। मऊ प्रस्तर जो मऊ जगह है वो उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के अंतर्गत एक तहसील है। तो 3-4 चीज हमने आज यहाँ पर देखी जो एग्जाम दृष्टिकोण से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं। हमने देखा कि बुंदेलखंड जो रीजन है इस पर शासन उत्तर वैदिक काल के पहले मौर्यों का था, फिर मौर्यों के बाद शुंगों का आया, उसके बाद जब गुप्तोत्तर काल आता है तो गुप्तोत्तर काल में मौखरी वंश रहा, कलचुरी वंश रहा, फिर गुर्जरा प्रतिहारा वंश रहा। त्रिपक्षीय जब संघर्ष हुआ पालों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच और गुर्जर प्रतिहारा के बीच, इसमें गुर्जर प्रतिहारा फाइनली कन्नौज में डोमिनेट करते हैं। नन्नुक उनके अंतर्गत अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, जिसका जिक्र हमको लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से प्राप्त होता है जो खजुराहो में है। दशा अवतार मंदिर जो गुप्तों ने बनवाया वो ललितपुर के देवगढ़ में प्राप्त है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, 2 अभिलेख याद होगा। तीसरा अभिलेख है मऊ प्रस्तर अभिलेख, जिससे वाकपति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो नन्नुक का रोल केवल स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का, वाकपति की जानकारी 48 से 65 तक, और उन्होंने अवंती पर विस्तार करने की कोशिश की, और हर्ष तक का जो शासन रहा है वो गुर्जर प्रतिहारा के अंतर्गत रहा है। तो अगली वीडियो में जो है हम जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, और इन्हीं के नाम पर जजाक भुक्ति खजुराहो का नाम पड़ा है। आप पढ़ते होंगे खजुराहो का उपनाम क्या है, चैदी वंश कहाँ रहा, चंदेल वंश का उपनाम पूछा जाता है। तो जजाक भुक्ति जय शक्ति के नाम पर पड़ा, जिसकी हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने एग्जाम की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश में पूछा जाना है वो राजवंशों पर फोकस करना है। सिंधिया वंश की हमारी सीरीज चल रही है, अब बुंदेलखंड रियासत की हम सीरीज चला रहे हैं, तो जिसमें चंदेला वंश से हमने स्टार्ट किया है। तो अगली वीडियो में अगले राजा के क्रम आएंगे जिसमें जय शक्ति, राहिल और हर्ष की करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।